अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की मौजूदा हुकूमत बड़े चैलेंजेस में घिरी नजर आती है। एक तरफ मईशत को इस्तेहकाम बख्शना है और दूसरी तरफ सियासी तौर पर जो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं जो बज़ाहिर इस वक्त अपोजिशन बनने और अपोजिशन होने का नारा लगा रही हैं, उनसे भी निपटने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब मईशत की इस कश्ती को किसी ना किसी तरह किनारे लगाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो चॉइस की गई थी मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उसमें बेहतर तरजीह शहबाज शरीफ साहब रहे थे। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF जो मुमकिना तौर पर एक अलायंस बनाने की राह पर चल पड़े हैं, वो किस हद तक मजबूत अपोजिशन के तौर पर अगर सड़कों पर निकल आते हैं तो क्या इस हुकूमत के लिए अपने दिन गुजारने मुश्किल हो सकते हैं। एक तरफ हम केसेस में ये देख रहे हैं कि खान साहब के कई ऐसे केसेस हैं जो अपनी मौत आप मरते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी तक खान साहब की रिहाई के इम्कानात वाजे नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह एक एक करके उनके साथी, जिसमें परवेज इलाही साहब हमने देखा कि कुछ रोज पहले रिहा होकर अपने घर पहुंच गए, हमाद अजहर साहब नमूदार हो गए, इस किस्म के दीगर रुफका आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। उससे लगता यह है कि चाहे डील हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर एक वाज़े तब्दीली लाती हुई नजर आ रही है। इसी पूरे सिनेरियो में खास तौर पर खुद हुकूमत की तरफ से कई लेजिस्लेशन भी की जा रही हैं, जिसमें हमने देखा है कि पंजाब असेंबली में हतक इज्जत बिल 2024 लाया गया, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। कहा यह गया कि इसमें फेक न्यूज को टारगेट किया गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह भी तनकीद हो रही है कि मीडिया की जुबाबंदी की एक कोशिश की जा रही है। और ऐसा ही मिलता जुलता एक एक्ट पैका के नाम के ऊपर, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी, जो कि पहले नून और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बनाया गया था और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि उसमें फर्दर ज्यादा सख्त शराइत के साथ उस एक्ट को दोबारा नाफिज किया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर गलती पर गलती दोहराने जा रही है या फिर माजी की गलतियों से कुछ सबक सीखने की कोशिश करेगी। इसी पूरे सियासी माहौल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौसिफ ये कि सियासत को बखूबी समझते भी हैं, तजियाकार भी हैं, सीनियर सहाफी भी हैं, मोहसिन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। पहली मरतबा आप शो में शामिल हो रहे हैं, बड़ी नवाजिश आपकी। सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त का जो मुल्की माहौल है, आपको क्या लगता है, अगर मैं पहले एक जनरल भी आपसे ओपिनियन लूं कि सियासी तौर पर तो मसाइल मौजूद है, माशी मसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन क्या इस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन दोनों दोनों एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं, या किसी एक की चालों को आप समझते हैं कि वो बेहतर अंदाज में प्ले कर रहा है अपनी चालें? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो ना तो पॉलिटिकल हालात अच्छे हैं ना मईशत के, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी मईशत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकेगी। जहाँ तक हुकूमत और अपोजिशन, इन दोनों को पता होना चाहिए कि ये इन दोनों की लड़ाई नहीं है। ना तो अपोजिशन वाले गवर्नमेंट को सड़कों पे आके हटाना चाहते हैं, ना हटाने का कोई फ़ायदा होगा। और जहाँ पे उनकी असल में लड़ाई है वो उनको भी पता है और आवाम को भी पता है। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप एक जो जमात है जो अपोजिशन में मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहती नहीं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो आपका बिजनेस, आपकी मईशत चल पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत प्राइवेट सेक्टर, ह्यूज प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स भी लोगों की हैं। तो उस सारे दबाव में वो नहीं चाहता कि मेरा मसला जब तक हल नहीं होता तो स्टेबिलिटी ना आए। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर स्टेबिलिटी आती है, बिज़नेस एज़ यूजुअल चल पड़ता है, इकॉनमी आपकी बेहतर होती है, आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होता है, तो नेचुरली उसकी सियासत हर्ट होगी। वो ज़ाती ईगो के ऊपर ही सारी सियासत करते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सर अगर हम केसेस के ऊपर देखें, आप जिस शख्सियत का हवाला दे रहे हैं सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि साइफर का केस हो, चाहे इद्दत मिनिका का केस हो, उससे पहले तोशा खाना का केस था, 190 मिलियन पाउंड का केस था, कम से कम 2 केसेस में उनको जमानत मिल चुकी है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी 1-2 केसेस रह गए हैं उसमें भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश पैदा हो जाए। तो आपके ख्याल में टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर क्या जो हुकूमत है या जो इदारे हैं वो सही डिफेंड नहीं कर पा रहे, केसेस को पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे, या फिर PTI बहुत अच्छा प्ले कर रही है अदालतों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके भी? आपकी दूसरी बात में बड़ा लॉजिक है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जजेस के ऊपर वो ऐसी ट्रोलिंग और प्रेशर डालते हैं, और कुछ जज ऐसे हैं जो समझते हैं वो किसी और की शायद नाराज़गी की वजह से PTI को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जो केसेस हैं, मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, 1-2 केसेस ऐसे हैं जिसमें खान साहब की बचत नहीं थी, लेकिन अदलिया तो अब ये कहती है कि टैरन वाइट, जिसको कैलिफोर्निया की कोर्ट ने उसकी बेटी करार दिया, वो इधर उसको बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है।
اور عدلیہ کہتی ہے کہ یہ کیس سننے کے قابل نہیں ہے. مطلب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک بالکل. اتنا مہان لیڈر اور وہ بہت. تو جب وہ یہ کیسز بھی عدلیہ اس کی فیور میں کر رہی ہے تو باقی کیسز کو تو وہ عدلیہ مانے گی نہیں. اور جب آپ نے کسی کو بری کرنا ہو یا کسی کو ریلیف دینا ہو تو اس کے 100 بہانے مل جاتے ہیں. یہاں جس کو جو ناپسند ہو اس کی ذرا سی بھی غلطی ہو اس کو ایک لمبی بہانہ بازی کر کے سزا دے دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں عدلیہ نے جو روش اختیار کر لی ہوئی ہے یہ دیکھیے گا, یہ میرا خیال میں ہیڈ انکلوژن ہوگا سویلین اور اسٹیبلشمنٹ کا, اور عدلیہ جو ہے وہ اس میں مین کردار ادا کر رہی ہے لڑائی میں. میں سمجھتا ہوں ان کو بہت سوچ نہیں سمجھ آپ کے کے خیال چلنا میں چاہیے. عدلیہ, ایسا معذرت نہیں ہے. بیگ صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, نہیں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کولیجن کس میں ہوگا, سویلینز میں اور عدلیہ میں, یا پھر عدلیہ اور اداروں میں؟ دیکھیے اس وقت تو عدلیہ اپنی جگہ ناراض ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ ناراض ہے, پولیٹیکل لوگ ویسے ہی ناراض ہیں, کسی کے پاس کوئی بہانہ ہے کسی کے پاس کوئی بہانہ ہے. اور ابھی جو عدلیہ نے جس طریقے سے آپریٹ کرنا شروع کیا یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. عدلیہ بہت جو ہے ریسٹین کر کے, اور یہ جو آپ آبزرویشنز دیتے ہیں جس کا فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بہت دور تک اثر انداز ہوتے ہیں وہ جو آبزرویشنز ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ریاست کا ادارہ ہے وہ اس لیے خفا ہے کہ ان کے اوپر 9 مئی کو ایک حملہ کیا گیا, اس کے جو بھی لوگ تھے انوالو تھے ان کو سزا نہیں وہ دے سکے بیکاز آف دیٹ اسٹے. پھر یہ ہوا کہ عدلیہ نے بار بار ان کی ضمانتیں لیں. ابھی جو مفرور لوگ تھے ان کی کاغذات نامزدگی جو تھے وہ ہائی کورٹ پشاور نے اپروو کر دیے تقریباً کے, اور وہ سارے لوگ مفروری میں الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ گئے, جیت بھی گئے. جو کہ بالکل ایک ریاستی ادارے کے لیے بہت ہی جو ہے وہ ایک کڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی ریٹ اور ریاست کی ریٹ, دیکھیں ریاست کی ریٹ بھی یونیفارم والے لوگ ہی اسٹیبلش کرتے ہیں, ریاست خود تو نہیں کر پاتی نا, ان لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے. تو آپ نے ان اداروں کو بہت ہی کمزور کر دیا تھرو عدلیہ. اور ابھی بھی عدلیہ جو ہے وہ ایک ایسے موڈ میں ہے, وہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی بیک پہ کھڑی ہو گئی ہے جو کہ وہ خود ایک قسم کی پارٹی بننے جا رہی ہے. تو ایسے نہیں, حالات لیکن میں جب حالات کنٹرول سے نہیں, باہر لیکن ہوں گے. سر نہیں سر, مجھے پھر اس میں ایک ضمنی سوال ہے سر. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 6 ججز خط لکھتے ہیں اور اس کے اوپر بحالت مجبوری گھوم پھر کے آ کے خود سپریم کورٹ کو ہی از خود نوٹس دینا پڑتا ہے, کیونکہ باقی تمام کمیشنز کے اوپر تنقید ہوتی ہے, حکومت فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کہ اب کرنا کیا ہے اس معاملے کا, اس کے بعد ایک جج دوبارہ خط لکھ دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جس قسم کی بیشنگ ان کے خلاف شروع ہو جاتی ہے کہ پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لایا جاتا ہے کہ جی دوہری شہریت والی جو شخصیت ہے, کوئی بھی شخصیت ہے, اس کو جج تعینات نہیں کیا جا سکتا. تو سر یہ 75 سالوں میں ہم نے اس پروسیس کو کیوں نہیں کیتھارسس کا کیا کہ اس میں غلطی کہاں ہے؟ اس واقعے کے بعد اسپیسیفکلی ہمیں یہ کیوں یاد آیا کہ ہمیں ججز کی تعیناتیوں کو بھی طریقہ کار کو اثر نو غور کرنا چاہیے؟ کچھ غلطی سیاستدانوں کی بھی تو ہونی چاہیے سر اس میں پھر. بالکل ہے جی, یہ سیاستدان غلطیاں نہ کرتے تو ملک آج اس نہج پہ نہ پہنچتا. جہاں تک ان صاحب کا تعلق ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا پھر لکھا, ایکچولی ججوں میں یونین بازی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ساتھ 6-7 جج ملا لیں اور لیٹر بازی شروع کر دیں. آپ پہ اگر دباؤ ہے تو اسپیسیفک بتائیں, اور پھر شروع سے بتائیں کہ کتنے دباؤ میں کتنے ججوں نے فیصلے کیے جو کہ اس ملک کو کاسٹ کر گئے. ابھی آپ ہیروئزم بننا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اوپر دباؤ ہے, بتائیے کون سا دباؤ ہے, کس نے کیا. آپ نام نہیں لے رہے, آپ لیٹر لکھ رہے ہیں, ایک عوام پیدا کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے پرٹیکولرلی کہ کس کیس میں آپ پہ اور کس شخص نے اور کس ایجنسی نے آپ پہ دباؤ ڈالا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کلیئر بھی ان سے ہوتے ہیں. آپ کی جو موسٹلی جو ججز کی رپورٹس سپریم جوڈیشل کونسل میں کرپشن کی اور میل پریکٹس کی پڑی ہوئی ہیں, وہ کیوں نہیں سپریم جوڈیشل کونسل اٹھاتا؟ وہاں تو لمٹ ہے 3 ماہ میں آپ نے وہ کمپلینٹ سننی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب جو ہمارا جو نظام عدل ہے ماشاءاللہ 142 پہ ہے, وہ آپ نے میں نے نہیں ان کو بھیجا, وہ ان کے کنڈکٹ نے ان کو بھیجا ہے. اور اس کے بعد اب آپ نے ایک نئی لڑائی ڈال دی ایجنسیز کے خلاف بیکاز یو بیکم اے ہیرو, اور آپ سٹیٹ رننگ کے اوپر بھی سارے فیصلے دے دیتے ہیں.
آپ نے وہ فیصلہ دیا کہ جو ووٹ ڈالے گا نہ اس کا ووٹ کاسٹ ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل. جمہوری نظام میں تو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ اس کا پارٹ ہے. اس طرح تو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی ختم کر دیا, آپ نے آئین بدل دیا. پھر یہی ہائی کورٹ تھی جس نے عمران خان کو کہا کہ جو ایف آئی آر ابھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئی اس میں بھی بیل. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے جی؟ یہاں تو لوگ مر جاتے ہیں, ان کی تاریخیں اپیلیں نہیں نکلتی. تو اس لیے پھر اگر آپ کے اوپر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے تو آپ کی حتّے کہ عزت ہو جاتی. بھئی آپ عزت کروا لیں, ہم آپ کی عزت کریں گے. اگر آپ ایسے کام کریں گے تو ہمیں حق ہے کہ ہم اس پہ بولیں. ہاں ہاں بالکل صحیح. لیکن سر پھر اب عدالتوں سے حتیٰ کہ عزت جو ہے وہ چل کر ایوانوں تک جا چکی ہے. حکومت کی طرف سے اس قسم کے قوانین اب آ رہے ہیں. مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا ایک ہی نشست میں تینوں کو اڑا کے رکھ دیا ایک ایسا بل لا کر, اور وہ بھی صوبے کی سطح کے اوپر. یعنی آپ وفاق کی سطح پر قانون سازی کریں, اس کو پورے ملک میں اپلائی کریں. تو یہ کیا پالیسی ہے سر کہ ایک صوبے کو فوکس کیا گیا ہے اور باقی صوبوں کو نظر انداز؟ کیا سندھ میں اس قانون کو اپلائی کیا جا سکے گا؟ خیبر پختونخوا میں کیا جا سکے گا؟ پھر پیکا کے نام کے اوپر بھی اسی قسم کا ایک قانون اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سر وجہ کیا ہے کہ الگ الگ ڈائریکشنز میں حکومت کام کر رہی ہے, کہیں کوئی یکسو پالیسی کیوں نہیں ہے ان کی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت جلدی میں پنجاب گورنمنٹ نے یہ بل پاس کروا لیا. یہ حد تک کہ عزت جو ہے نا, یہ پولیٹیشنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ ان سے عزت کروانا چاہیں گے تو پھر جو بیلٹ ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہی جائے گا. آپ کو جو ہماری تنظیمیں ہیں ان سے مشاورت کر لیتے. اس کو اگر فیک نیوز کے ہم خلاف ہیں, ہم نہیں چاہتے کسی کے خلاف سوشل میڈیا پہ ہم مطلب اس کے سب سے بڑے وکٹم میں اور میرے جیسے اور میرے صحافی دوست بہت ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے ہماری بیشنگ کر کر کے, میں نے اپنے سٹاف کو بھی لگایا ہوا کوئی ان کا جواب دے, لیکن مجھے ایک میرے سٹاف نے کہا کہ جی اس ماہ صرف آپ کی ٹرولنگ کے اوپر پی ٹی آئی نے 12 کروڑ خرچ کیے. اب میں 12 کروڑ مہینہ نہیں خرچ کر سکتا, ان کو تو فنڈنگ آتی ہے ماشاءاللہ جو پاکستان کے دشمن فورسز ہیں, ہم کہاں سے پیسے لائیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ اکراس دی بورڈ ایسا بل لے آئیں جس سے سارے لوگ ہی متاثر ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تھوڑا سا ان کو غور کرنا چاہیے. بل واپس لائیں, سٹیک ہولڈرز جو ہیں ہماری صحافی تنظیمیں ہیں بہت ہیں, ان کو بلائیں, بیٹھیں, کوئی بہتر تجویز نکالیں. اب آپ نے پیکا لا کا ذکر کیا. دیکھیں میں جب اریسٹ ہو گیا, مجھے عمران خان نے اریسٹ کروا لیا سائبر کرائم کے اس میں فیک کیس میں. حالانکہ جب مجھے پکڑا انہوں نے اس وقت تک نہ ایف آئی آر تھی, نہ کوئی چیز نہیں تھی میرے خلاف, اور رات کو اریسٹ میرے پہ ڈال دی. رات کو پیکا لا آرڈیننس پاس کروا لیا پریزیڈنٹ الوی سے, اور صبح مجھ پہ لگا دیا. اب اس میں جو مین چیز تھی کہ میری 5 سال تک بیل نہیں ہو سکتی, مطلب کیس میں سزا ہوں یا نہ ہوں, دیر از نو بیل. اسی طرح آپ دیکھیں یہی سیاستدانوں نے نیب کا لا پاس کیا ہوا ہے, اس میں بھی 90 دن کا ریمانڈ. دنیا میں مرڈر کیس کا ریمانڈ 14 ڈیز ہے, نیب میں 90 دن ہے. مطلب یہ ظلم ہے. یہ لاز جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں, اور جو پاس کرنے والے سیاستدان ہیں, اللہ تعالیٰ کا قانون ایسے یہ خود اسی کی پکڑ میں آ جاتے ہیں, پھر چیخیں مارتے ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو لا آج پاس کر رہے ہیں یہ کل آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. چلے ہمارے خلاف تو ہوگا لیکن آپ بھی نہیں بچیں گے. سر بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں, لیکن میں اب گفتگو میں پتہ ہی نہیں چلا, اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ, لیکن میں ان سوالوں کو کسی اور نشست کے لیے رکھتی ہوں, بڑے ضروری ہیں. آپ کا جو اوپینین تھا بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ محسن بیگ صاحب نے جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے اور جو غلطیاں یہ کر رہی ہے خاص طور پر قوانین اور قانون سازی کے حوالے سے, اور پھر یہ کہ عدالتوں کی طرف سے جو غلطیاں کی جا رہی ہیں, جو کام کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً یہ غلط پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. لیکن ان تمام ایشوز کو مد نظر رکھا جائے تو حکومت کے پاس بڑی لمیٹڈ چوائس ہے. اسی کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ مزید ہم جانیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से एक के बाद एक ऐसे इक़दामात हो रहे हैं जिनसे लगता यह है कि शायद खुद सहाफ़त के लिए भी मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। एक तरफ हमने पंजाब में देखा कि हत्ता के इज़्ज़त कानून 2024 नाफिज किया गया और जिस तरह उजलत में इसको मंजूर किया गया, उससे लगता यह है कि हुकूमत ने तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया था और उसके बाद ये डिबेट चल पड़ी कि आया वाकई इस कानून को नाफिज होना चाहिए था और वो भी एक सूबे की सतह पर, या फिर पहले इसको वफाक में नाफिज करना चाहिए था। दूसरी हम डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से भी थी जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब जरूर बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो इसको ज्यादा मौसर और सख्त बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब देखना ये होगा कि पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में इजाद करदा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मजीद जिसको तकवीत दी गई उस कानून में मजीद तब्दीली की कितनी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक और हम डेवलपमेंट ये रही कि जो अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का कुछ वक्त पहले का, कुछ रोज पहले का पैमरा का फैसला था, उस फैसले को भी चैलेंज कर दिया गया है लाहौर में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और ये सहाफती तंजीमों की जानिब से किया गया है। हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि रिपोर्टिंग या फिर खबरों के हवाले से आवाम तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स लगाने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह क्या है और इसका असर कितना पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर और खुद सहाफत के ऊपर भी, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, बड़े अरसे के बाद आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सर ये बताइएगा कि एक के बाद एक ऐसी कानून साजी जिसके ऊपर सहाफियों को एतमाद में बज़ाहिर लिया जाना नजर नहीं आ रहा है, वजह क्या है आपके ख्याल में इसकी? बड़ी दुख की बात है। एक तो गैर मकबूल हुकूमत है और फिर वो गैर मकबूल इक़दामात कर रही है, तो जिसकी वजह से बजाय इसके कि आप जो है कहते हैं ना अवाम दोस्त इक़दामात कर रहे हो, आप ऐसी चीजें कर रहे हो कि जिससे जो आपके ऊपर लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप पे तनकीद कर रहे हैं, वो कम हो। अब ये समझ रहे हैं कि हम उन आवाजों को बंद कर दें, दबा दें कि जो इनके खिलाफ उठती हैं या इनके ऊपर तनकीद करती हैं। तो ये 21वीं सदी में पनपने का ढंग नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई मरतबा हमने देखे माजी में कई हुकूमतों ने इस राह पे चलने की कोशिश की, लेकिन वो क्लीशे है ना कि इन दिस डे एंड एज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जो कहते हैं ना आवाज को घोंट सकें। फेक न्यूज के हर सहाफी खिलाफ है, हर शरीफ आदमी कहेगा जी झूठी खबरें नहीं होनी चाहिए, किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह की कानून साजी करते हैं कि जिसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेते, अपोजिशन से बात नहीं करते, मतलब है अच्छा अगर फर्ज करें एक अच्छी नीयत से भी काम कर रहे हो लेकिन उसको आप गलत तरीके से करेंगे तो वो बैक फायर कर देगा। तो हम देख रहे हैं कि ये चीजें बैक फायर हो रही हैं। और पंजाब ने जिस तरह की इकदाम किए, अब आप तस्वुर करें कि मैं सिंध में बैठ के ऐसी कोई बात करूं कि जो पंजाब हुकूमत को नागवार गुजरे, तो मतलब पाकिस्तान कोई 4 मुल्क का नाम तो नहीं है, 5 मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान एक ही मुल्क है ना हमारा। तो कुछ चीजें तो वो वफाक को करनी चाहिए। कानून जो है जैसे एनवायरमेंट के लॉज हैं वो एक होने चाहिए, तालीम का निज़ाम एक होना चाहिए, उसी तरह ये जो सेंसरशिप होती है उसका भी एक होना चाहिए। तो पंजाब ने अपने आप को समझा कि नहीं हम अलग हैं। कलामी की माजरत सर, मुझे एक सवाल की इजाजत दें। ये सवाल उस वक्त भी उठा था जब ये कानून पंजाब में पास हुआ था कि एक तो क्या ये सिर्फ पंजाब के ऊपर नाफिजुल अमल होगा, दूसरा ये कि अगर कल को विफाक या सिंध में ऐसा कोई कानून बनता है तो ये दोनों कवानीन क्या एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो ये ऐसा अगर कानून लाना भी था तो पहले विफाक की सतह पर लाकर पूरे मुल्क में नाफिज किया जाता, इनफरादी तौर पर एक सूबे में क्यों ये कानून बनाया गया? ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। और मेरे ख्याल में उनको इस बात के एहसास है कि पूरे चारों सूबे जो इस पे रजामंद नहीं होंगे, केपी नहीं मानेगा, पीपल्स पार्टी जो है सिंध में है, पीपल्स पार्टी पे आप बहुत तनकीद करें, कुछ चीजों में हमें गलत फहमी है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो वो तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी में बड़ी खूबी है कि वो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तनकीद बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन नून लीग जो है उसका जो रद्द-ए-अमल आता है, और ये नून लीग की तारीख है। आप देखें कि 1999 2000 में भी उन्होंने यही किया था, जंग ग्रुप से भिड़ गए थे। उसके बाद जब जब ये हुकूमत में आए तो कभी मतलब किसी इदारे के साथ लड़ाई होती है, कभी पूरे सहाफती बरादरी के साथ लड़ाई होती है। अब जो अजीबो गरीब किस्म की कानून साजी की गई है वो तो कहते हैं ना कि आइन की रूह के मुनाफी है कि आप उसमें हैरत अंगेज बात ये कि उसमें अपील का हक भी नहीं है। मतलब है कि अगर फर्ज करें मैं चैलेंज करना चाहता हूं, आपने मेरे खिलाफ केस किया तो पहले मैं 30 लाख रुपए जमा कराऊं। अब एक बेचारे मजलूम सहाफी ने 30 लाख कहाँ देखे होते हैं, तो तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिल रही होती हैं, या तो पूरी तनख्वाहें नहीं मिल रही होती हैं लोगों को। तो आप क्या क्या करना चाहते हैं, मतलब एक है ना। अच्छा दूसरी बात है कि एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में आपको तफरीक करनी होगी एक। अच्छा दूसरी बात तो हमें एक जमाने में जो चाय की दुकान पे लोग बातें किया करते थे वो ट्विटर पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका बेस्ट तरीका
चीज आप इग्नोर कर दें। आप हर आदमी के पीछे लट लेके नहीं दौड़ सकते, क्योंकि देखिए ना, अगर कोई मतलब है कि नाख्वानदा शख्स है, कम ख्वानदा है, उस तरह से ट्रेंड नहीं है, तो अपने दिल की बात कह देगा, कभी गाली भी देगा। आप भी सुनती होंगी, हमें भी लोग गालियां देते हैं, तो उस पर आप लड़ने नहीं जाते। ठीक है, उनका ये अंदाज है, तो हुकूमत को एक बनाइन व्यू लेना है, बड़ा व्यू लेना है, और जो स्टेक होल्डर है उनको लेके चलना चाहिए था जी। अच्छा, लेकिन आमिर जैसब सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें कुछ चीजों को जरूर इग्नोर करना चाहिए, लेकिन सर अब एक तरफ पैरेलल हुकूमत ये डिसीजंस ले रही है, दूसरी तरफ अदालतें भी इसमें पीछे नहीं है। पहले ये कहा गया कि जो अदालतों की अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग है तो ठीक है, वो आप जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्टिंग है वो इस अंदाज में ना हो कि जो रिमार्क्स आ रहे हो उन रिमार्क्स को शेयर किया जाए। अगर कोई फैसला आता है तो उस फैसले के ऊपर जरूर बात की जा सकती है। अब इसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज तो कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले को नाफिज करने की पैमरा की तरफ से आपके ख्याल में क्या वजह थी? नहीं कि ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत के गज़बे मंशा फैसले नहीं आ रहे, रिमार्क्स नहीं आ रहे, तो वो आप सोचिए कि अदलिया को सेंसरशिप करने की हिम्मत कर रहे हैं। तो हर काम नया हो रहा है इस मुल्क के अंदर। यही अदलिया जो है, अगर इन करप्शन केसेस का खात्मा कर देती शरीफ खानदान के ऊपर, तो बड़ी तालियां बज रही होती। वहां तो रिमार्क्स आपको बुरे नहीं लग रहे थे उस वक्त। फिर आप देखिए, जब इनके खिलाफ फैसला आते तो ये अदलिया पे बिल्कुल कहते हैं ना, दे कम ऑल गन्स ब्लेजिंग, पूरी गोलाबारी शुरू कर देते हैं। तो ये चीज जो है, ये रवैया गलत है। आप अदलिया से इख्तलाफ हो तो आप मतलब है, इख्तलाफ क्या बात है भाई। हम समझते हैं कि अदलिया जो भी फैसला करती है कानून और आइन के मुताबिक करती है, वहां पे तो फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। तो आप उसको चैलेंज करें, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, बजाय इसके कि आप अदालत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल अजीबोगरीब बात है। आप तो इदारों को दूसरे इदारों के खिलाफ पिच कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ा रहे हैं। तो ये तो बड़ा नुकसानदेह पाकिस्तान की रियासत के लिए बुरी चीज हो रही है। और ये नून लीग उसी रास्ते पे गामजन है जिसपे कई मरतबा चल चुकी है। नुकसान उठाया इन्होंने, और जमहूरियत को भी उससे नुकसान पहुंचा और इस जमात को भी पहुंचा। मैं नहीं समझता, मेरी समझ से बालतर है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। और कल तक तो ये जो मरियम साहिबा थी, लोग क्लिप दिखा रहे हैं इनके 2021 में क्या कहती थी, उससे पहले क्या कहती थी, इनके दिल में कितना दर्द था। खुदा आपको भला करे, आजादी सहाफत का और आजादी इजहार का वो दर्द कहाँ चला गया, वो कहाँ गायब हो गया। ये हिज़्ब इख्तिलाफ में होती है तो आपकी भाषा कुछ और होती है, इक़्तिदार में आती है तो आपकी बोली कुछ और होती है। तो ऐसा तो दुनिया में नहीं होता। और अब तो हर चीज जो है रिकॉर्डेड है, तो लोग खुद आपके जो तजादात है उसकी निशानदेही कर रहे हैं। आपको खुद क्या नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल दुरुस्त, तो मुझे तो बिल्कुल बड़ी दुरुस्त। हैरत होती लेकिन है। सर आपको लगता है कि अगर मुख्तसर, वैसे इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आपको लगता है कि मुख्तसर अगर ये इसी तरह करेंगे तो फिर ओवरऑल मीडिया में अगर कोई हिस्सा ऐसा भी है जो कि इनकी तरफ झुकाव रखता है तो वो भी फिर इनके खिलाफ हो जाएंगे। जी, मेरे ख्याल में इसलिए हर कुछ चीजों तरफ, पे हर सियासी जमात के हवाले से कहीं ना कहीं कोई हल्का तो मौजूद है। जी जी बिल्कुल, इनका जी जी। इनका हल्का बिल्कुल है। इनको इनके चाहने वाले सहाफत में भी हैं, हमारे इदारों में भी हैं। लेकिन अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो बड़ी एक मजबूत कम्युनिटी को, जो छोटी कम्युनिटी है लेकिन बड़ी वोकल है और उसकी एक मज़ाहिमत की बड़ी तवील तारीख है, उसको आप अपने खिलाफ करें, बजाय इसके कि आप जो है उनसे अच्छी तरह कम्युनिकेट करें। अगर फर्ज करें मैं गलत रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, या आपको मेरा तजिया पसंद नहीं आ रहा, तो मुझसे इंगेज करके मुझे बताएं आपकी, जी हम तो इतना अच्छी कौम के लिए काम कर रहे हैं और आमिर रियाज साहब आपकी यही गलतियां हैं, या आप अपना दुरुस्त करें, अपना वो जो है फैक्ट्स को अपने दुरुस्त करें। बिल्कुल ये ठीक। तरीका होता है पब्लिक रिलेशंस का। ये थोड़ी होता है कि आप आमिर रियाज को डंडा मार दें, उसकी आवाज घोंट दें। तो ये तो नहीं चल सकता 21वीं सदी में। और तनकीद होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जितना ही इस तरह का काम करेंगे, इनकी बैन अवी साख भी ज्यादा मुतासर होगी। जी सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रियाज साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी, यकीनन इस वक्त की हुकूमत के पास चॉइसेस बहुत कम है। एहतसाब के हवाले से अगर मीडिया जैसे इदारों का भी एहतसाब और इस किस्म की कानून साजी की जा रही है तो इसके पीछे वजूहात हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, या असल टारगेट वो है कि वहां पर फेक न्यूज का खात्मा किया जाए, तो मेरा ख्याल यह है कि इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की जरूरत है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुर्बतें बढ़ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर किस हद तक बढ़ी हैं, इस पर उन्हीं से बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम इस इंतखाबात के बाद ये देख रहे हैं कि कुछ नए अलायंसेस बने हैं, कुछ पुराने अलायंसेस तोड़े गए हैं या टूट गए हैं, उसी में JUIF जो कि माजी में भी आम तरीन स्टेक होल्डर के तौर पर हुकूमतों के साथ या हुकूमतों के मुखालिफ रही है, इस मरतबा भी उनका एक अपना अव्वलीन स्टांस था, और वो था इंतखाबात में धांधली के हवाले से, जाली मैंडेट के हवाले से और खुद इस असेंबली को जाली कहने के हवाले से। एक रोज पहले एक बहुत बड़ी पेशरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त और JUIF का जो
वक्त था उनकी दूसरी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में तकरीबन ये तय पाया जा चुका है कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें मौलाना साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अभी हमने फैसला नहीं किया है लेकिन हमें मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों जानिब से फायर बंदी कर दी गई है और एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया JYF वाकई हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहती है जो कि उनकी पुरानी और साबका इत्तेहादी है या फिर नए दोस्तों की तरफ जाना चाहती है। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तजा साहब। कामरान साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि मेरा ख्याल है ये दूसरी अहम मुलाकात थी जो कि पिछले चंद माह के दौरान हुई है, लेकिन कोई वाजे अभी तक कुछ स्ट्रैटेजी पता नहीं चल रही कि JYF के जहन में क्या है। PTI उनके पास एक उम्मीद के साथ तो जाती है लेकिन उसके जवाब में अभी तक कोई यस या नो क्लियर नहीं मिल रहा है। मौलाना साहब कोई गारंटी चाहते हैं जो कि अब आई डोंट नो किस सूरत में होगी, अगर आप इसकी वजाहत कर सकेंगे किस किस्म की गारंटी है जो कि मौलाना साहब चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस 6 रुकनी इत्तेहाद से सर? देखिए, कोई गारंटी की बात नहीं है, हम कोई गारंटी नहीं चाहते। हम गवर्नमेंट के साथ भी नहीं चल रहे, हम अपने तौर पे चल रहे हैं। मगर पिछले इत्तेहाद का हमको बड़ा तल्ख तजर्बा इस हद तक है कि हमारे बास दोस्तों ने मैनेज किया, आप ये कह सकते हैं कि हम जो है किसी न किसी तरह से हमारी कोई जो साइज है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अगर सारी जद्दोजहद के बाद जो है वो दोस्तों ने ये काम करना होता है तो फिर हम अपने तौर पे अकेले चलना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अब भी हमारी अपनी जो है ना वो जो PTI के साथ जो मामलात हैं उसकी अपनी एक तारीख है 10 साल की गुज़श्ता कम अज़ कम। और वो 10 सालों में जो है वो हमारा वर्कर या उनका वर्कर जो है वो काफ़ी चार्ज था। तो ये तो हुआ है कि हमने जंगबंदी कर दी है, हम उनके ऊपर जो है ना किसी किस्म की तनकीद नहीं करते। बाज़ औक़ात उनकी तरफ से तनकीद आ जाती है, फिर भी हम खामोश रहते हैं और इग्नोर कर जाते हैं। मगर इसलिए अपना कंधा फराहम करना कि पहले जिस तरह से कंधा दूसरों ने हमारा इस्तेमाल किया उस तरह से कंधा फराहम करना, तो वो शायद हमारे लिए मुश्किल है। हम ये समझते हैं कि दस्तूर वायलेट हो रहा है, हम ये समझते हैं कि जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है, हम ये समझते हैं कि ऐसी कानून साजी की जा रही है जो कि दुरुस्त नहीं है। मगर इसके बावजूद जो है वो हम अपने हमारे प्रोग्राम है और हम अपने जलसे कर रहे हैं और हम अपने तौर पे चलना पसंद कर रहे हैं। हमने उनके खिलाफ किसी किस्म का जो है वो कुछ कहना, कोई ऐसे नेगेटिव बयान देने बंद कर दिए हैं। इस तरह से हमारी जो है ये स्ट्रेटजी है। आगे हम जो है ये तो दोनों जानिब कमरान साहब माज़रत आपकी बात काट रही हुई, तो दोनों जानिब से हुआ है, वहां से भी अब नहीं दिए जा रहे और आप लोग तो बहुत पहले बंद कर चुके हैं। लेकिन सर ये बताइएगा कि अब दो बातें जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ आई, एक तो ये कि गारंटी की बात जरूर की मौलाना साहब ने, आपने उसकी वजाहत भी कर दी। दूसरा उसमें ये सवाल भी उठाया गया है कि आया बातचीत या मुज़ाकरात किससे करने हैं, क्योंकि PTI तो सिर्फ इदारों से मुज़ाकरात चाहती है लेकिन आपकी जमात गालिबन अभी ये तय नहीं कर सकी है कि आया वजीर आजम, सदर या फिर इदारों से मुज़ाकरात होने हैं। तो एक तो ये कि अगर दोनों जमातें एग्री कर जाती हैं इन चीजों के ऊपर तो क्या उनके साथ इकट्ठे एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है या साथ साथ रहेंगे लेकिन एहतजाज फिर भी इनफरादी होगा? सर ये वजाहत नहीं हो सकी। देखिए, अभी तक हमने ये फैसला भी नहीं किया कि एहतजाज मिल के करेंगे। गो कि हम एहतजाज कर रहे हैं और अपने तौर पे कर रहे हैं। जब तक अगला मंजर वाजे ना हो कि एहतजाज इकट्ठे मिल के करेंगे, उसके बाद अगर हमने बात करनी है तो किसके साथ बात करनी है, हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारा हम एहतजाज में किस बात पे वो करेंगे। अगर तो सिर्फ निज़ाम की बात तब्दील करनी है तो शायद निज़ाम के लिए जो है ना, निज़ाम बदलने के लिए हमारी ख्वाहिश है। और अगर वो निज़ाम बदलने वालों से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर शायद मुमकिन है कि हमारे बस में वो बात ना हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा सर कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े तवातुर के साथ बयानात आ रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी एक जिक्र किया मुज़ाकरात के हवाले से। उसके बाद ये कि खुद गिलानी साहब ने एक मौके पर ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ सकते हैं तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकते। अब अगर मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए पीपल्स पार्टी फैसिलिटेट करना चाहती है या वो चाहती है कि आप उनके साथ भी शामिल हो, तो क्या इस ऑप्शन के ऊपर कोई और हो रहा है या ये चैप्टर क्लोज हो चुका है? देखिए, मुज़ाकरात तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुज़ाकरात किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है। मुज़ाकरात अल्टीमेटली करने पड़ेंगे, अल्टीमेटली पार्टी को आपस में बैठना पड़ेगा। मगर मुज़ाकरात किस बात पे? एक तो बात यह है कि मैंडेट ना सिर्फ अब चुराया गया बल्कि हमेशा चुराया जाता है और अब चोरी जो है वो डकैती में तब्दील हो चुकी है।
दूसरी बात ये कि आगे करना क्या है, क्या उन्हीं के साथ मिलके मैंडेट का इसी तरह से इस्तेमाल करना है? अगर इसी तरह से करना है तो फिर कोई ऐसी फायदा नहीं है बैठने के लिए। तीसरी बात ये है कि इलेक्शन या तो दुरुस्त हुए हैं या गलत हुए हैं, तो ये अभी कहें कि आने के लिए तैयार है, हम खुद इनके पास चल के चले जाएंगे, हम पीपल्स पार्टी के पास, नून के पास हम जाने के लिए तैयार है, हमारे दोस्त हैं, हम कोई ऐसी दुश्मनी के उनके साथ जो है ना लेके नहीं चल रहे कि जिसके नतीजे में ये मुमकिन ही ना हो कि हमारा बैठना उनके साथ नहीं हो सकता। इलेक्शन का ऑडिट करवाएंगे, इलेक्शन के ऑडिट के नतीजे में इनका इलेक्शन अगर जेन्युइन है, अगर ये फॉर्म 47 वाले नहीं है तो देन इट्स ओके। और अगर फॉर्म 47 जो है ना वो रिकॉर्ड के साथ जो है ना वो बाकी रिकॉर्ड के साथ जो है 46 के साथ 45 के साथ या इवन जो है ना वो बाकी इलेक्शन मटीरियल जिसमें बैलेट पेपर शामिल है उनके साथ अगर मैच नहीं करता, अगर उनके साथ जो है ना वो इन कॉन्सोनेंस नहीं है तो देन जो है ना इनको स्टेप डाउन होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा कमरान साहब, सर लेकिन ये भी बताइएगा कि अब मौलाना साहब ने तो कुछ वक्त पहले ये कहा था कि ये इंतखाबात ही जाली हैं और हमें री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जिसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई थी। तो एक तरफ सिर्फ आपको लगता है कि कुछ हलके ऐसे हैं जहां पर JUIF को भी एतराज है इंतखाबात के ऊपर, या पूरे सिस्टम और पूरे इंतखाबात के प्रोसेस के ऊपर एतराज है? दूसरा सर एक ज़िमनी सवाल ये भी है कि खुद कई ऐसे हलके हैं जिसके ऊपर आपकी जमात ने सवाल उठाया है जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। तो अब किस किस्म का ये पॉलिसी है कि जिस जमात के साथ आप इत्तेहाद करने मुमकिन तौर पर जा सकते हैं, उसी जमात के जीतने के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है? देखिए गलतफहमी जो है ना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारा ये मैंडेट का इशू है। तकरीबन 20 हलके ऐसे हैं जहां 2000 से कम वोटों से हम हारे हैं। उन 20 में 10 हलके ऐसे हैं जहां 1000 से कम। और इस मजे की बात ये है कि सब पे सब हम हार रहे हैं, कोई दूसरा जो है वो जो दूसरा है हमारे अपोनेंट वो नहीं जीत रहा। इसी तरह से अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं, बलूचिस्तान में 16 जनरल सीटें हैं नेशनल असेंबली की, 16 में से 4 हम जीते हैं। 14 पे हमने इलेक्शन लड़ा था, एक महमूद खान अचंदरी के एहतराम ने छोड़ दी थी, एक और कोई छोड़ दी थी, कोई वजह थी उसकी। बाकी 14 में हमने 16 पे इलेक्शन लड़ा, 16 में से 14 में 4 जीत गए, 5 में हम रनर अप और 5 के बेनिफिशरी जो है हमारे दोस्त हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ये कैसा इलेक्शन है कि जो हम एक बहुत मामूली मार्जिन के साथ सिर्फ हम हार रहे हैं बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो हमारा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का इशू नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का भी है, और मगर इसके साथ साथ बलूचिस्तान का है और शायद सिंध के कुछ इलाकों का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। JUIF की पॉलिसी है कि इंतखाबात के ऊपर रिजर्वेशन अपनी जगह, कहीं पर उनकी मुमकिन इत्तेहादी जमात जरूर जीती है, लेकिन जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 45 से 47 का जो सफर है वो ना PTI को एक्सेप्टेबल है और ना ही JUIF को एक्सेप्टेबल है, और इनकी जो एतराजात हैं उसको अभी तक सही मायनों में एड्रेस भी नहीं किया जा सका है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि मौजूदा हुकूमत अगर इस इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करवाना चाहती है तो हारने वाली अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं उनके जो रिजर्वेशंस हैं उनको दूर किया जा सके। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।